हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी में ही आगे का क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम पीछे वाले लेक्चर की बात करें तो पीछे वाले लेक्चर में हम 15 तक देख चुके थे। अब हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज 16 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं इसमें 16 नंबर का क्वेश्चन। तो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे 5 पॉइंट यानी क्वेश्चन नंबर 5.16, ये हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखेगा। बोल रहा है कि 2 masses 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम आर कनेक्टेड एट द 2 end of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released। ठीक है, देखिए ये कुछ केस ऐसा दिया गया है कि जैसे एक पुली है, अपन सबसे पहले ये बना लें, ये एक पुली है। ठीक है, इसको जैसे इस पुली को यहाँ पे समझ लीजिए कि रूप से यानी छत से ऐसे लटकाया गया है। ठीक है, कहीं से भी लटका सकते हैं और इससे 2 रस्सी यानी 2 ब्लॉक्स ऐसे अटैच हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 ब्लॉक अटैच हैं, ये और ये। ठीक है, ये है। बोल रहा है कि एक का मास 12 किलोग्राम है और दूसरे का मास 8 किलोग्राम है। तो हमसे ये बोल रहा है कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, इस रस्सी में टेंशन कितना होगा और ये जो ब्लॉक्स हैं इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, टफ नहीं है, ये थ्योरी हम देख चुके हैं। अगर बात करें इसमें तो देखिए ध्यान से आप कि अगर बात करें कि ये 12 किलोग्राम का है, ये 8 किलोग्राम का है, तो आपको भी पता है कि यही नीचे जाएगा। ये 12 किलोग्राम का ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि ये हैवी है, भारी है। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाएगा एक एक्सेलरेशन से। तो जब ये नीचे एक एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये ऊपर कितने से जाएगा, ए से। बात पल्ले पड़ रही है। अगर हम टेंशन की बात करें तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ मान लेते हैं टी रहेगा, तो इसमें भी तो अवे रहता है, मतलब यहाँ टेंशन टी, रस्सी एक ही है तो टेंशन इधर कितना, टी, तो इधर से इधर की तरफ टेंशन कितना, टी। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, अब इनके वेट की बात करें तो देखिए नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा 12G, यानी कि 12 × 10 यानी ये आ जाएगा 120 न्यूटन। नीचे की तरफ इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा 8G, यानी लिख सकते हैं 8 × 10 यानी लिख सकते हैं 80 न्यूटन। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ कितना लगेगा, 80 न्यूटन। अगर हम FBD की बात करें तो ये 8 kg का FBD बना देते हैं और यहाँ पे हम बना देते हैं 12 किलोग्राम का FBD। ठीक है, मतलब दोनों ब्लॉक्स का FBD बनाते हैं। अगर हम 8 kg ब्लॉक जो है इसको पॉइंट मास ऐसे मान लें तो ऊपर की तरफ इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, कितना, कौन सा, टी। नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको अपन FG बोलते हैं, ये आपको पता है, और इसकी वैल्यू 80 न्यूटन है। मतलब नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 80 न्यूटन के बराबर। बात पल्ले पड़ी। और इसकी एक्सेलरेशन की बात करें तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ए के एक्सेलरेशन से। ठीक है, उसकी बात करें तो अगर इसके FBD की बात कर रहे हैं तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 120 न्यूटन। ये आप देखिए 120 न्यूटन। ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा है इसके ऊपर, देखिए ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा है टी। क्या लग रहा है, टी, ये लग रहा है। ये नीचे की तरफ आ रहा है एक एक्सेलरेशन से, देखिए एक एक्सेलरेशन से किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, आपको पता चल गया कि इसका मतलब ये 120 न्यूटन है। ठीक है,
अगर इक्वेशन लिखे तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि एफ नेट इज इक्वल्स टू अपन लिखेंगे एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट का मतलब टी माइनस एट टी, हाँ नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल है, ऊपर टी है, और ये ब्लॉक ओवरऑल किधर जा रहा है, ऊपर, यानी ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो टी में से इसको घटा देंगे, तो टी माइनस एट टी इज इक्वल्स टू मास कितना है 8 किलोग्राम, 8, एक्सेलरेशन इसका कितना है ए, तो ये ए आ गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बिल्कुल। इसकी बात करते हैं अपन, तो देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। एफ नेट ये बताइए ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो एफ नेट के लिए 120 माइनस टी करेंगे, तो 120 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम, एम कितना है 12, तो ये आएगा 12 ए, ये सेकेंड आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे आप, तो कैसे लिखेंगे, तो ये t माइनस एट टी, तो ये लिखेंगे t माइनस एट टी इज इक्वल्स टू 8a, फिर प्लस 120 माइनस टी इज इक्वल्स टू 12a, ये आ गया। दोनों को जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, t से t कैंसिल, ये आ जाएगा। और 120 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40, अरे डायरेक्ट कर सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में कितना बचेगा 40 इज इक्वल्स टू, अब 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20a आएगा, कितना आएगा 20a। अब इसको ज़रा इधर लेके आइए, वो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि 20a बराबर आया है 40, तो a बराबर कितना आएगा 40 बटे में 20, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन होगा। बात पल्ले पड़ी। अब इसे क्या करिए, किसी में भी पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो हम बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो t माइनस एट टी इज इक्वल्स टू, ये आपको दिया है 8a, क्या दिया है 8a दिया है। अब 8 तो ठीक है, a की वैल्यू कितनी रखिए 2, तो इंटू 2, तो t बराबर कितना आएगा 8 दूनी 16, ये कितना ओवरऑल है 16 है, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 16 प्लस 80 बराबर कितना आ गया 96 न्यूटन, कितना आ गया 96 न्यूटन। तो हम बोलेंगे कि 96, ये क्या आ गया टेंशन, मतलब ये जो ब्लॉक है ना 12 किलोग्राम का, ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और जो ये रोप है इस रोप में जो टेंशन होगा वो टेंशन होगा आपका 96 न्यूटन के बराबर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हमसे क्वेश्चन कर देता है कि पुली और ये जो आपकी छत है इसके बीच में जो रस्सी है उसमें कितना टेंशन होगा, तो आप ध्यान रखिएगा ये टी और ये टी, अगर हम इसको टी डैश मान लें तो ये टी और ये टी जुड़ के यहाँ पे टेंशन होता है, यानी 2t के बराबर, और 2t का मतलब इस बार क्या हो गया, तो 2 तो 2 है और t के प्लेस पे 96 न्यूटन। तो इस वाले रोप में, इस वाले रस्सी में जो टेंशन होगा वो 2 इंटू 96 न्यूटन के बराबर होगा। बात पल्ले पड़ी। ज़रा इसे आप एक बार देखिए, कहीं पे डाउट तो नहीं रह गया, और कॉपी कर लीजिए। चलिए, अगर बात आपको समझ में आ गई तो अब आगे वाला क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं अपन ना, पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज साथ में कंप्लीट करते चलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि हम देखना चाहते हैं 5.17, ठीक है। अब ज़रा इसे देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड पे आप देख लीजिए। बोल रहा है कि अ न्यूक्लियस इज़ एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस
so that if it disintegrates into two smaller nuclei the product must move in opposite direction। ठीक है, ये शो करना मतलब हमें दिखाना है, हमें ये दिखाना है इसमें कि एक कोई सपोज कर लीजिए ये न्यूक्लियाई था, ठीक है, जिसका मास अपन मान लेते हैं m, ये था। फिर क्या हुआ कि ये डिसइंटीग्रेट यानी कि टूटा ना, इसके बीच मतलब ये टूटा या इसके बीच में कोई एक्सप्लोजन हुआ ऐसा, ठीक है। और जब ये हुआ तो सपोज कर लेते हैं कि ये दो पार्ट्स में टूटा, ये बोला है कि दो पार्ट में टूट रहा है, ठीक है। हम इसका मास m1 मान लेते हैं और इसका मास m2 मान लेते हैं, और हमसे ये बोल रहा है कि टूटने के बाद जब ये इनमें टूटा m1 m2 में टूटा तो हमसे ये जानना चाहता है कि ये जानना चाहता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए या नहीं मूव किए, ये जानना चाहता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक्सप्लोजन हो मतलब आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब आपने इसको तोड़ने में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। जब बाहर से कोई आपने फोर्स नहीं लगाया, इसका मतलब कि जो P होने वाला है मतलब मोमेंटम, ये आपका कांस्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। कहने का क्या मतलब है कि जो P इनिशियल और P फाइनल रहेगा वो आपस में क्या होने वाले हैं? बराबर। वो आपस में क्या होने वाले हैं? बराबर, ठीक है। तो जब बराबर होने वाले हैं तो ज़रा इसकी बात करें तो P इनिशियल, तो अगर P इनिशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो तो प्रूफ करने के बाद आ ही जाएगा। हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ ये मूव कर रहा है v1 से और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है v2 से। अभी हमने माना है, लेकिन अब देखते हैं यहाँ तक क्या है। P इनिशियल की बात कर रहे हैं तो मास इसका तो m है, लेकिन वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो, यानी P इनिशियल की वैल्यू क्या आ गई? ज़ीरो। अब हम P फाइनल की बात करते हैं, तो ये बताइए कि ये एक मतलब टुकड़ा है जिसका मास कितना है? m1, वेलोसिटी इसके पास कितनी है? v1, फिर प्लस लिखते हैं, ठीक है। टोटल मतलब हम बात करते हैं शुरुआत और बाद वाले की, यहाँ की बात करते हैं मास कितना है? m2, वेलोसिटी कितनी है? v2, ठीक है। अब ये आ गया फाइनल। P इनिशियल और P फाइनल आपस में क्या है? बराबर। यहाँ रखिए, P इनिशियल कितना आ गया है? ज़ीरो। P फाइनल की अगर बात करें तो कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपका दे रखा है, ठीक है। अब इसको इधर लेके आइए या इसको इधर लेके आइए, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको आप इधर लेके आएंगे तो माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 ये बनेगा, ठीक है। आप माइनस इधर भेज दीजिए और m1 से डिवाइड कर दीजिए। एक्चुअल में हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो v1 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो m2 ये डिवाइड होगा तो अपॉन माइनस m1 v2 ये आएगा। अच्छा, इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस m2 अपॉन m1 इंटू v2, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि जो वेलोसिटी हो है, अगर हम इसको मान रहे हैं कि तुम अगर इधर की तरफ मूव कर रहे हो तो ये निगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो v1 है वो एक्चुअल में इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ये m1 जो है वो एक्चुअल में इधर मूव नहीं करेगा, ये मूव करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। निगेटिव आने का यही मतलब है और यही अपने को प्रूफ करना था, यही अपने को प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसे हम हटाते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमें पता है। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप एक बार इसको ज़रूर पीछे करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवर्स करिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा, फिर आगे आप मूव कर जाइएगा अगर दिक्कत होती है तो, जो कि होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब आगे की ज़रा बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे हमसे ये बोल रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन है। अब 18 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा,
ये काफ़ी अच्छा है। ये बोल रहा है कि 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? Due to the other. ठीक है, बोल रहा है कि what is the impulse imparted to each ball due to the other. हर एक बॉल की बात कर रहा है, हर एक पर्टिकुलर बॉल की बात कर रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे दो बॉल्स हैं और यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 बिलियर्ड बॉल हैं, हर किसी का मास कितना है 0.05 kg है और दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी 6 मीटर पर सेकेंड से, और कोलाइड कर जाते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये सपोज़ कर लीजिए एक ब्लॉक था, एक मास था, सॉरी ये एक बिलियर्ड बॉल थी। ठीक है, इसका मास m1, हालांकि मास दोनों का सेम दे रखा है। एक दूसरा है, हम मान लेते हैं इसका मास, अरे दोनों का सेम मास है ना, तो mm मान लो। ठीक है, ये इधर की तरफ जा रहा है, कितने से जा रहा है, तो ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। ये वाला बॉल 6 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है। बोल रहा है कि दोनों कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद क्या होता है कि ये इधर मूव कर जाता है और ये इधर मूव करने लगता है। तो ये इधर मूव करने लगा, ये इधर मूव करने लगा। तो ये हर एक बॉल की बात कर, अच्छा यहाँ पे बोला है सेम स्पीड से, तो यानी कि ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैसे बोला गया था सेम स्पीड, रिबाउंड विद द सेम स्पीड, ये हो रहा है। मास की बात करें तो इसका m, तो इसका भी m यही है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आप मतलब हर एक बॉल के बारे में बताइए। चलिए हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हम ये बताएंगे कि इसका जो इम्पल्स आएगा वो इम्पल्स कितना होगा। ठीक है, इम्पल्स कितना होगा। अगर इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो हम बात करेंगे इम्पल्स ऑफ ईच बॉल। इम्पल्स ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप डेल पी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, आप ये लिख सकते हैं। और यही आपका क्या आ जाता है, इम्पल्स, यही आपका इम्पल्स आ जाता है। ठीक है, चलिए पी इनिशियल के बारे में ज़रा बात कर लें। तो पी इनिशियल की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं। मास कितना दे रखा है, तो मास m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 0.05 kg, ये दे रखा है। तो इम्पल्स क्या होता है, सॉरी मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है 0.05, वेलोसिटी कितनी है 6 है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 6 पचे 30, यानी कि ये आ जाएगा 0.30। ठीक है, ये आ जाएगा पी इनिशियल। इसकी यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये आ गया। अब बात करते हैं इसी के फाइनल की, तो P फाइनल इज इक्वल्स टू, अब देखिए इधर की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो इधर की डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो P फाइनल की बात करते हैं तो ये आपने प्लस ले लिया है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस m इंटू वी। m की वैल्यू कितनी है 0.05, v की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, ये ज़रा अभी हटा दीजिए। तो P फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई -0.30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो P फाइनल के प्लेस पे जब आप पुट करेंगे
तो यहाँ पे रखेंगे -0.30, फिर माइनस पी इनिशियल के प्लेस पे 0.30, तो 0.30 आप ये लेंगे। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये आ जाएगा -0.60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए हर एक बॉल के बारे में बात किया था कि हर एक बॉल के पास इम्पल्स कितना होगा, या हर एक बॉल का इम्पल्स कितना होगा, ये हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए बात समझ में अगर आपको आ गई तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अपन। देखिए अगर हम एनसीईआरटी मतलब एक्सरसाइज की बात करें तो रियली में क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन हाँ जब आप इनको पढ़े रहेंगे तब मिलेंगे, नहीं तो आपको ना ये क्वेश्चन भी टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे 19th नंबर के क्वेश्चन की, कि 19th नंबर का क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं बोर्ड स्क्रीन पे। देखिए क्या है, बोल हमसे ये रहा है कि अ सेल ऑफ मास 0.02 kg इज़ फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। बोल रहा है कि एक गोली है या एक गोला है, वो दागा जाता है किसी गन से, और गन का मास कितना है 100 किलोग्राम, और जो बुलेट है यानी कि जो सेल है, जो गोला है, उसका मास आपको दे रखा है 0.020 kg, सॉरी ये दे रखा है। आगे बोल रहा है कि इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज़ 80 मीटर पर सेकेंड, जो वहाँ से गोली या गोला या बुलेट जो निकल रही है उसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रिक्वाइल स्पीड ऑफ द गन। बोल रहा है कि जो गन झटका देगा वो कितनी स्पीड से झटका देगा। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि जो तोप से गोले दागे जाते हैं तो जैसे ही दगता है तो वो ना जो तोप होती है ना, जैसे ही गोला आगे की तरफ निकलता है तो वो भी खूब हिल जाता है। और किसके कारण हिलता है? वो झटके के कारण हिलता है, मोमेंटम के कारण हिलता है। ठीक है, कि कितना मोमेंटम वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, और मोमेंटम का मतलब कि वो कितना तेज़ से इसके ऊपर मतलब वेलोसिटी लगा रहा है, यानी मोमेंटम लगा रहा है, उसके कारण हिलता है। ठीक है, ज़रा इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बुलेट यानी कि जो सेल है, उस सेल की बात कर रहा है। जो सेल है उसका मास है 0.020 किलोग्राम। जो गन है उस गन का मास दे रखा है 100 kg। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ज़रा समझते हैं कि हमसे बोला था ना कि जो गन को झटका लगेगा वो कितने तेज़ से या कितनी स्पीड से झटका लगेगा या कितनी वेलोसिटी से झटका लगेगा, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, मतलब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोला व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो आप ये बताइए कि अगर बुलेट निकलती है गन से तो वहाँ पे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मोमेंटम सेम रहने वाला होता है, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या कि इस केस में जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब हम बोलेंगे कि मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब P इनिशियल और P फाइनल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ज़रा अब आगे समझिएगा। ठीक है, आगे क्या समझना है आपको कि देखिए मान लीजिए कि ये गोला था। ठीक है, और मान लीजिए कि ये नली थी। ठीक है, मतलब ये जो आपकी गन है, गन की नली थी, और इससे ये गोला निकला, और मान लेते हैं कि चलो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन कर देते हैं, मतलब कि ये आपके गन है, गन की नली है, यहाँ से एक गोला निकला, और जो गोला निकला है ये जा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से, 80 मीटर पर सेकेंड से
तो इसके ऊपर जो झटका लगेगा वो किधर को लगेगा? आप सबको पता है कि वो झटका इधर को लगेगा, सबको पता है कि झटका इधर को लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे ना कि हमको नहीं पता कि इधर लगेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो भी होगी वो, चलो मानते हैं कि इसी डायरेक्शन में कितनी है v1, कितनी है v1 या कितनी है v, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। और इसका मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 100 kg। तो अब देखते हैं कि शुरुआत में क्या रहा होगा। शुरुआत में गन और बुलेट, गन और सेल दोनों एक साथ रहे होंगे, दोनों क्या रहे होंगे? एक साथ। और जब दोनों एक साथ रहे होंगे, ये बाद की बात है, ठीक है। शुरुआत की बात अपन देखें तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके बंदूक है, इसी में कहीं गोला रहा होगा, तो अगर अब देखा जाए तो इसका और इसका मास सेम, मतलब दोनों मिला के मास रहेगा इसके अंदर, तो हम बोलेंगे कि 100 किलोग्राम, और ये दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन दोनों के दोनों किस में रहेंगे? रेस्ट में। अरे कहीं जाएगा तो है नहीं, जब आपने गोला दागा ही नहीं तो गोले के पास कोई स्पीड नहीं होगी, आपके गन के पास भी कोई स्पीड नहीं होगी। जब दोनों के पास कोई स्पीड नहीं है मतलब दोनों रेस्ट में हैं। अगर इनके शुरुआती मोमेंटम की बात की जाए, क्योंकि शुरुआत में दोनों साथ में रहेंगे, इस टाइम अगर मोमेंटम की बात की जाए तो इसका मास और इसका मास, तो दोनों का मास आप ऐड कर सकते हैं। तो जब दोनों का मास ऐड करेंगे तो 100 किलोग्राम में ये ऐड कर दीजिए, तो 100 किलोग्राम इन प्लस 0.020 किलोग्राम, ये तो मास आ गया। अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या है? रेस्ट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी क्या होगी? 0, तो इनटू क्या कर देंगे? 0, यानी P इनिशियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। बात पल्ले पड़ी, ये आ गया। अच्छा, P फाइनल की अपन बात करें तो P फाइनल आप ध्यान से देखिएगा। P फाइनल में अगर इस बुलेट गन की बात करें तो गन का मास कितना है? 100। इसके पास वेलोसिटी कितनी है? हमने माना है v, ठीक है। इधर को माना है तो प्लस में ही लेके चलो, प्लस में। इसकी बात करें तो ये जो है इसका मास कितना है? 0.020 किलोग्राम, ये दे रखा है, तो ये आएगा 0.020 किलोग्राम। वेलोसिटी इसकी कितनी है? 80, तो इंटू 80, ये आ गया। तो ये आपका P फाइनल है और P इनिशियल 0 है। आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 बराबर आएगा आपका 100V, तो 100V प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये 2 0 है, आप 2 0 ऐसे लिख लीजिए। 8 दूनी कितना होगा? 16 होगा, 16 कुछ है हासिल 1, 8 का 0 में 0, तो ये 1, ये आ गया 0। अब देखो 1 2 3 डिजिट पे लगाना है आपको 0, तो 1 2 3, ये आपका आ गया 0, ठीक है, मतलब पॉइंट आ गया ये, तो ये आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये तो हो गया। आगे 1.6 आप ये लिखेंगे, 00 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसको या इसको इस साइड जब लेके आएंगे तो -100V इज इक्वल्स टू 1.600, ये आएगा। अगर v की वैल्यू निकालना चाहें तो 1.600 अपॉन में -100 होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको या तो ऐसे ही रहने दीजिए, ऊपर ये चला जाएगा, तो आप लिख दीजिए -1.600 अपॉन 100, आप ये लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड, ये आएगा, ये आपका आंसर होगा। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये माइनस आया है, और माइनस आने का क्या मतलब है कि जो तोप या गन से बुलेट या गोला दागा जाएगा वो आगे की तरफ अगर मूव करेगा तो जो ये गन है, गन के ऊपर जो झटका लगेगा या गन जो जाना चाहेगा वो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? वो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, और इसकी रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी? इतनी होगी। जो गन है, गन की रिक्वायर्ड स्पीड इतनी होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रही है? तो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बुलेट गन हो गया
या सेल आपका और तोप हो गया, मतलब गोला और तोप की बात करें तो उन सब केसेस में आपको मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि आप बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ज़रा इसे एक बार देखिए। सॉरी, चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे 20th नंबर का क्वेश्चन। चलिए तो अब अपन देखेंगे 20th नंबर का क्वेश्चन। ज़रा देखिए क्या है। बोल रहा है कि अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज़ इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोला है व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। बोला है कि मास ऑफ द बॉल इज़ 0.15 kg। ये दरअसल हमसे इम्पल्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए सबसे पहली बात है कि बोल रहा है कि जो बॉल बैट्समैन मार रहा है जिसको, वो है 0.15 kg का। दूसरी बात है कि जो बॉल आ रहा है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो अपना काम ये होगा कि इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए। तो 54 इंटू 5/18 ये आ जाएगा, 18×3 = 54। तो 3×5 = 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात तो ये इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, जरा क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को समझा जाए तो अपन इधर फोटो बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये वॉल है, ठीक है, एक बॉल आई ऐसे और इस दीवार से टकराई और टकराने के बाद ये 45 डिग्री पे इधर की तरफ चली गई है। ठीक है, हाँ जी, सॉरी, बोल रहा है कि 45 डिग्री पे चली गई है, मतलब ये एंगल की बात कर रहा है कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है। बोल रहा है कि जो बॉल आ रही है वो 15 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और 15 ही मीटर पर सेकेंड से ये जा भी रही है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ज़रा उसे ध्यान रखिएगा। ये जो 45 डिग्री दिया है ना, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और ये हम मानेंगे कि यहाँ से इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको बोलेंगे अपन एक्स एक्सिस, जिसको क्या नाम दे देंगे अपन, एक्स एक्सिस दे देंगे, ये अपन नाम दे देंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात हो रही है और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात हो रही है। तो अगर ये आधा है तो 45 डिग्री का आधा कितना होगा, ये होगा 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री यानी 22.5 डिग्री होगा। तो जो ये एंगल आएगा 45 का आधा कितना, 22.5 डिग्री ये हो जाएगा। ये फिर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 22.5 डिग्री। बात पल्ले पड़ रही है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको समझना चाहें तो हम क्या समझेंगे कि जब बॉल ऐसे आ रही थी तो अगर y कंपोनेंट की बात करें या इस कंपोनेंट की बात करें तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी x एक्सिस के अलॉन्ग वो ऐसे होगी। ऐसे एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट की डायरेक्शन ये होगी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो y कंपोनेंट में जो वेलोसिटी होगा इधर को, मतलब x एक्सिस में जो इसका कंपोनेंट होगा इसके अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ, ऐसा ही होगा। तो इसको चलिए अपन फर्स्ट केस मान लेते हैं और इसको अपन सेकेंड मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं दो कंडीशन। अगर यहाँ की बात करें तो बॉल अगर ऐसे आ रही है तो एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, ये सब आपको पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार और कोशिश करिए समझने की। तो हम इसको अलग अलग केस मान लेते हैं। फर्स्ट की बात कर लें
और इधर हम सेकेंड, ऐसे बना लें, ठीक है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आप फोटो देखिए, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि ये 15 मीटर पर सेकेंड है। ये आप देखिए 22.5 ये है, तो 22.5 ये है, देखिए यही है, यही है। अगर ये 15 है तो ये वाला फिर कितना होगा और ये वाला कितना होगा कंपोनेंट। तो अब देखिए हम इसको ना Vx फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट केस की बात हो रही है, और इसको बोल देंगे Vy फर्स्ट केस की बात हो रही है। आप सबको पता है कि अगर ये गिवन हो तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, कॉस थीटा। तो फिर ये कंपोनेंट आ जाएगा 15 कॉस 22.5, ये आ जाएगा। Vy की अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा 15 साइन 22.5, ये आ जाएगा। बात पल्ले पड़ी। तो ये कंपोनेंट तो आपका ये आ जाएगा और ये कंपोनेंट ये आ जाएगा। जरा अब इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये नीचे वाला है, मतलब कुछ आप इसकी फ़ोटो ऐसे देख रहे होंगे, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे ही नीचे वाला। हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाले की, ये तो ये कितने से जा रहा है, ये जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, ये है। अगर एंगल की बात करें तो एंगल ये दे रखा है कितना, 22.5 डिग्री। तो ये अब आ रहा है ना, तो आने का मतलब एक कंपोनेंट ये रहेगा और दूसरा कंपोनेंट ये रहेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे रहेगा। अब आगे की ज़रा बात देखी जाए तो अगर ये 15 मीटर पर सेकेंड है तो ये जो कंपोनेंट आएगा थीटा के साथ वो कॉस थीटा होगा, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हम लिखेंगे Vx सेकेंड केस है, तो ये फिर क्या आएगा, Vy सेकेंड केस, ये है आपका, ठीक है। अगर Vx की बात करें तो थीटा के साथ कॉस थीटा, यानी कि 15 कॉस 22.5 डिग्री, ये आएगा। तो ये जो होगा y, ये साइन होगा, तो ये लिखेंगे 15 साइन 22.5 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे इम्पल्स की बात कर रहा था, तो हम अलग अलग बात करेंगे, मतलब x डायरेक्शन में अलग बात करेंगे और y डायरेक्शन में अलग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो हम बोलेंगे इन x डायरेक्शन। अब x डायरेक्शन में हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो हम बात करेंगे कि इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होगा, ये होगा चेंज इन मोमेंटम, यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल, यानी कि हम बात करने वाले हैं P सेकेंड केस माइनस P फर्स्ट केस। तो ये आपका इनिशियल है और ये आपका जो केस है वो फाइनल का है, किसका है, फाइनल का, ये इनिशियल का वो फाइनल का। तो एक्स एक्सिस के अलोंग की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे इधर की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानेंगे तो इधर की डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसी चीज़ की, ज़रा इधर इसको लेके आया जाए, ठीक है, इसको इधर लेके आ जाए। P फाइनल आपका ये है, तो P फाइनल में आप बोल सकते हैं Vx सेकेंड माइनस P इनिशियल क्या है, Vx फर्स्ट, तो ये आपका Vx फर्स्ट, तो Vx फर्स्ट। देखिए ये अपन कुछ भी मान सकते हैं, जस्ट ये समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करें तो अगर Vx सेकेंड की बात करें तो इधर को हमने क्या मान रखा है, निगेटिव, इधर को हमने क्या मान रखा है, निगेटिव। तो आप यहाँ पे लेंगे माइनस, ये फिर माइनस में होगा, माइनस m इंटू वी। तो इसका मास कितना मान लेते हैं, मास m, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो मास तो m है, सेकेंड में वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इतनी, मतलब 15 कॉस 22.5 माइनस Vx फर्स्ट केस की बात हो रही है, और Vx फर्स्ट केस है तो ये किधर को है, इधर को, और इधर का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये है। तो ये लेंगे 15 और ये cos 22
0.5 डिग्री, ये आपका आ गया। सॉरी, इंटू एम भी रहेगा, तो एम इंटू, अब देखिए ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये सेम, ये भी सेम, तो ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो 15m cos 22.5 डिग्री ये है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 टाइम, माइनस में ये भी जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो -2 टाइम m इंटू 15, और ये आपका cos 22.5 ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -2 का 15 में करेंगे तो 30 आएगा, इंटू m, और ये आपका cos 22.5 डिग्री ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -30, m की वैल्यू कितनी है, देखिए 0.15 kg है, इंटू, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि जो cos 22.5 डिग्री है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में 0.91 आने वाली है, 0.9 अप्रॉक्सीमेट में यही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम cos 0 की बात करें तो 1 होता है, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू और कम होगी, कम का मतलब मान लेंगे लगभग 0.9 के आसपास, तो ये 0.9 ये आ गया। अब अगर मल्टीप्लाई की जाए तो ये 15 तियाँ कितना आएगा, 45, तो ये 15 तियाँ 45, और ये 0 है तो 0 2 डिजिट पे, तो ये आएगा, इंटू 0.9 ये आएगा, आगे माइनस है तो माइनस। अब इसे फिर से मल्टीप्लाई की जाए तो ये 0 है तो अब 0 रख दीजिए, 9 पचे कितना आएगा, 45, 9 चौक को 36, और 36 4 40, तो ये आपका आएगा 40 ये आ गया। तो अब 3 1 2 3, 3 का मतलब ये लगभग आएगा 4.050, ये आएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये होता है मोमेंटम की यूनिट। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट में जो आपका इम्पल्स आएगा वो इसके बराबर आएगा, वो भी किस में, माइनस में, किस में आएगा, माइनस में। बात पल्ले पड़ी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इम्पल्स मिलने वाला है वो इतना मिलने वाला है। ठीक है, अब ज़रा हम बात करेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग जो इम्पल्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो हम इसे इरेज करते हैं, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि जितना एक्सप्लेन करना था हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं आगे, तो अब हम बात करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग की। ठीक है, वाई एक्सिस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी वही होगा कि जो इम्पल्स आएगा वो होगा चेंज इन मोमेंटम, यानी डीपी डेल पी, तो ये आएगा आपका पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये आएगा। पी फाइनल की बात करते हैं और पी इनिशियल, पी फाइनल आपका किधर गया, पी फाइनल ये है और पी इनिशियल ये है। पी फाइनल का मतलब आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, आप लिखेंगे एम मास, तो अच्छा है, नीचे आने वाले को पॉजिटिव ले लीजिए और ऊपर को क्या ले लीजिए, निगेटिव, ये खुद की मतलब घर की खेती है, आप कर सकते हैं ऐसा। तो m इंटू वी, और वी फाइनल आपका ये रहा, नीचे को आपने पॉजिटिव ले लिया है तो इंटू 15 साइन 22.5 डिग्री ये आ गया, माइनस देखिए बीच में है तो आप लेंगे माइनस। पी इनिशियल की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ, देखिए ये नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रखेंगे तो 15 साइन 22.5 डिग्री ये आ गया। तो यहाँ से आएगा जो इम्पल्स वो ये देखिए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये भी आपकी पॉजिटिव है, और बीच में लेकिन क्या है, माइनस, और ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इम्पल्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। तो आप बोलेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग जो आपको इम्पल्स मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है।
क्या मिलने वाला है, 0। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यह एक गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में है। आप इस क्वेश्चन को एक दो बार ज़रूर ट्राई कर लें, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपने पहले से नहीं कर रखे हैं तो उम्मीद कम हो जाती है कि आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बात करें तो देखिए आगे के जो क्वेश्चन हैं मतलब 21 और 22, ये क्वेश्चन आपके सर्कुलर मोशन में चले जाएंगे। तो हम जब सर्कुलर मोशन कवर करेंगे तो सर्कुलर मोशन जब पढ़ रहे होंगे उसी टाइम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, और जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम अलग से आपको ज़रूर करा देंगे। एनसीईआरटी का सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन जितने भी होंगे सबको छांट के, सबको अलग करके हम उसको एक वीडियो में करके आपको दे देंगे। ठीक है, आप उससे भी देख लीजिएगा ताकि आपको सारी मतलब इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कोई समस्या न हो। चलिए अगर हम बात करें इसके बाद 21 और 22 की, तो ये तो सर्कुलर मोशन के ठहरे। 23 की बात करते हैं। 23 वाले को अच्छे से समझिएगा। ये आपको अगर आपने पीछे फर्स्ट लेक्चर देखा है, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में ये है। देखिए बोल रहा है कि एक्सप्लेन, फर्स्ट बोल रहा है अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। बोल रहा है कि जैसे एक कार्ट की बात हो रही है, एक घोड़ा है कार्ट लेके दौड़ रहा है, लेकिन अगर एम्प्टी स्पेस की बात की जाए, एम्प्टी स्पेस की बात की जाए तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है। बोल रहा है कि कैन नॉट पुल अ कार्ट, बोल रहा है कि एक कार्ट को वो क्यों नहीं खींच सकता है। देखिए जब खुद नहीं चल पाएगा तो वो खींचेगा कहाँ से, उसको खुद को चलने में दिक्कत होगी तो वो खींच कैसे सकता है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस सरफेस की, अगर ये सरफेस स्मूथ हो गई, अगर ये सरफेस स्मूथ हो गई तो चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक्शन तो वो लगाएगा। अगर हम घोड़े की बात कर रहे हैं तो घोड़ा इस ग्राउंड के ऊपर एक्शन तो लगाएगा लेकिन रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और मूव करने के लिए एक्शन और रिएक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। एक्शन और रिएक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो उसको गाड़ी को खींचना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, हमें खुद चलना बहुत टफ होगा। अगर हम ग्राउंड अगर रफ ना हो तो हमें खुद चलना टफ हो जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। नेक्स्ट की बात करते हैं बी। बोला है कि पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। बोल रहा है कि अचानक से चलती हुई बस अगर रुक जाती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। हाँ, हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो देखिए ये होता है, ये ए था, अब बी की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ड्यू टू इनर्सिया, ड्यू टू इनर्सिया, इनर्सिया के कारण ऐसा होता है। ठीक है, मतलब अगर हम बस की सीट पे बैठे होते हैं तो हमारी शरीर एकदम रेस्ट में होती है। ठीक है, हमारी शरीर रेस्ट में होती है, लेकिन अगर बस चल रही होती है तो हमारी शरीर भी उसके साथ चल रही होती है। जिस स्पीड से बस आगे जा रही होती है हमारी शरीर भी उसी स्पीड से आगे जा रही होती है। लेकिन जैसे ही वो बस ड्राइवर उसको ब्रेक मारता है, अचानक ब्रेक मारता है, तो हमारी जो शरीर है ना वो सेम स्पीड से जा रही होती है, लेकिन जो हमारा पैर है वो बस के सरफेस से, वो फ्लोर से मतलब सरफेस से चिपका होता है, जो रेस्ट में होता है। लेकिन हमारी बॉडी किस में होती है, मूव कर रही होती है। मतलब कोई ना कोई जो बस की स्पीड होती है उसी स्पीड से हमारी बॉडी मूव कर रही होती है, लेकिन पैर रेस्ट में होते हैं, तो इसी कारण हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये बोलेंगे ड्यू टू इनर्सिया, इनर्सिया के कारण ऐसा होता है। बोल रहा है कि सी की बात कर रहा है, सी की अब बात कर रहा है, ज़रा इसे समझिए। ये बोल रहा है कि इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश।
मतलब किसी चीज़ को खींचना आसान होता है एज़ कंपेयर टू धक्का देना, एज़ कंपेयर टू धक्का देना। तो सी की बात कर रहा है, तो सी अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। डी की बात कर लें। डी क्या बोल रहा है कि अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल होल्डिंग अ कैच। बोल रहा है कि जैसे मतलब फील्डर की बात कर रहे हैं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब कोई बॉल आ रही होती है, या आप खुद क्रिकेट, हाँ नॉर्मली, तो जब बॉल आ रही होती है तो जब कैच आप लोगते हैं तो आप अपना हाथ पीछे लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि हमें पीछे हाथ लेना पड़ता है? तो देखिए क्या है ना कि हम जो यहाँ पे फोर्स लगने वाला है, हमारे हाथ के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, इसी फोर्स को हम कम कर रहे होते हैं, ठीक है। अचानक से देखिए, अगर उधर से बॉल आ रही है और आप हाथ आगे कर दें तो जो आपके हाथ पे चोट लगेगी ना वो ज़्यादा लगेगी एज़ कंपेयर टू पीछे। जब आपने पीछे किया, हाथ पीछे किया कैच रोकने के लिए, तो आप देखेंगे कि फोर्स जो है वो आपके ऊपर कम लगा है, ठीक है। मतलब चोट कम लगी है। चोट कम क्यों लगी? क्योंकि फोर्स कम हो गया है। अब देखिए, आप सबको पता है कि एफ एक्सटर्नल जो होता है वो होता है डेल पी अपॉन डेल टी, ऐसा होता है। डेल पी अपॉन डेल टी ये होता है फोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि इम्पल्स जो होता है ना, इम्पल्स तो उतना ही रहेगा, क्योंकि किसी स्पीड से वो बॉल आ रही होगी, उस बॉल के पास मास भी होगा, तो इम्पल्स तो उतना ही रहने वाला है। लेकिन हम टाइम क्या करते हैं कि इसको घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए उधर से बॉल आ रही है, हम हाथ आगे कर दिए, तो उस बॉल से और अपने हाथ से जो टच होने वाला है उसमें कम समय लगेगा। और जैसे अगर टी की वैल्यू कम हुई तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। और ओवरऑल वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है? फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। फोर्स क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब हाथ पे जो चोट लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप हाथ पीछे कर लेते हैं तो आपको बहुत कम समय मतलब समय का बहुत कम डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी आप जब हाथ इधर करेंगे पीछे की तरफ तो टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। टी की वैल्यू बढ़ने का मतलब कि जैसे बॉल आ रही थी, आप थोड़ी देर में उसको कैच किए, मतलब टी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। अच्छा, यहाँ हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टी की वैल्यू पहले वाले केस में क्या होगी? कम होगी। अब टी की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। जब आप हाथ पीछे लेते हैं तो टी की वैल्यू बढ़ी, और बढ़ने का क्या मतलब है कि डी डेल पी बाई डेल टी ये वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज कर गई। जब ये वैल्यू इंक्रीज की तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। मतलब जो फोर्स हुआ वो फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। मतलब आपके हाथ पे जो चोट लगने वाली है वो क्या हो गया? कम। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, ए बी और डी हम कर चुके, अब जरा सी की बात कर लेते हैं। सी की बात कर लेते हैं कि खींचना और धक्का देना दोनों में क्या आसान है। तो खींचना आसान है ये बोल रहा है। तो जैसे अब देखिए, बात हो रही है कि एक कोई कार्ट है, मतलब किसी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ये ब्लॉक है, ठीक है। ये फ्रिक्शनल सरफेस है, म्यू तो होगा ही, तो फ्रिक्शनल सरफेस है ये भी एक ब्लॉक है। इसको आप क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। ऐसे सपोज कर लीजिए किसी एंगल पे आप खींच रहे हैं, मान लीजिए थीटा एंगल पे आप खींच रहे हैं, और इसे आप थीटा एंगल पे धक्का दे रहे हैं। थीटा एंगल पे आप क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, ऐसे, सॉरी। तो ये है थीटा, ज़रा समझिएगा। ये एफ है, ये भी एफ है। अब समझिएगा कि हम बात किसकी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे समझिए और इसे समझिए। हम फ्रिक्शन फोर्स की ही बात करेंगे एक्चुअल में। किसकी बात करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स की ही बात करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कम होगा ज़्यादा होगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि फ्रिक्शन फोर्स अगर कम हुआ तो खींचना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हुआ तो खींचना या धकेलना जो भी है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हमें उसी मुश्किल आसान को समझना है। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे गौर से समझिएगा। जैसे देखिए, ये नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ होने का क्या मतलब है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ये हो गया। एक कंपोनेंट की बात करें तो आपका ये गया,
ठीक है। तो अरे ये आपका हो गया ना, ये आपका F हो गया, एक कंपोनेंट इसका ये निकल के आ गया और एक कंपोनेंट ये निकल के आ गया। ये अगर थीटा है तो ये थीटा आपका हो गया। तो अगर ये F है तो ये आपका F कॉस थीटा हो गया, ये आपका हो गया F साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है। अब ये देखिए ऊपर की तरफ क्या लगने वाला है, नॉर्मल n लगेगा। अगर इसका मास m हो तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, क्या लगेगा, mg लगेगा। अब देखिए यहाँ पे mg और f साइन थीटा नीचे है और नॉर्मल ऊपर है, आपको दिख रहा होगा, जरा यहाँ देखिए अगर दिक्कत हो रही है तो ये n है ऊपर की तरफ, ये वाले की बात हो रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है, एक तो आपका लग रहा है mg और ये लग रहा है f साइन थीटा, तो ये f साइन थीटा ये लग रहा है। n और mg साइन mg प्लस ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर ना तो नीचे जाने वाला है। तो n इज इक्वल्स टू आपका आ गया mg प्लस f साइन थीटा। चलिए जरा फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, फ्रिक्शन लगेगा किधर। तो जब आप इसको इधर की तरफ धक्का दे रहे हैं, इधर की तरफ मतलब आगे इसको ले जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू n आएगा। तो म्यू तो ठीक है, n की बात करें तो mg प्लस f साइन थीटा, ये आ गया। सॉरी ये फ्रिक्शन है, ये आ गया। ठीक है, यानी कि पीछे लगने वाला जो फोर्स है वो ये है। आप आगे कितना फोर्स लगा रहे हैं, आगे F कॉस थीटा लगा रहे हैं, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है वो म्यू mg प्लस f साइन थीटा लग रहा है। आप इसे कॉन्सेंट्रेट करिए, इसे ध्यान दीजिए। अब यहाँ आते हैं, अगर आप इसे इधर की तरफ खींच रहे हैं तो एक फोर्स तो ये लगेगा और दूसरा फोर्स ये लगेगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये क्या आएगा, F कॉस थीटा। इसकी बात करते हैं तो ये कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये थीटा तो ये क्या आएगा, F साइन थीटा, ये आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास क्या था m, तो ये mg लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल सरफेस है, आप फोर्स आगे लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, F, ये भी ठीक है। आगे जरा समझिए, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, ये लगेगा। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे तो ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, ऊपर की तरफ देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो n ये और एक लग रहा है f साइन थीटा, तो ये एक f साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ना ऊपर ब्लॉक जा रहा है ना नीचे, यानी कि n प्लस f साइन थीटा, तो n प्लस f साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, mg। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकाली जाए तो mg माइनस f साइन थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया n की वैल्यू। अगर ये n की वैल्यू है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो F इक्वल्स टू म्यू n की बात कर रहे हैं, तो ये mg माइनस f साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब ज़रा आप खुद सोच के बताइए कौन सा फोर्स ज़्यादा है और कौन सा फोर्स कम है। mg दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। f साइन थीटा दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और ऐड होने का मतलब कि देखिए ये म्यू दोनों में सेम है, ऐड होने का मतलब वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होने का मतलब वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज करने का मतलब इस f की वैल्यू कम है और इस f की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, यहाँ पर वो कम होगा, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यानी कि F वो ज़्यादा होगा। तो जब आप इसे धक्का देते हैं तो पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स आपका लग रहा होता है वो ज़्यादा लगने वाला है, और आगे की तरफ आप खींच रहे होते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका कम लग रहा होता है। तो यही फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपके इसको मूव कराने का काम करेगा। मतलब ये कि अगर ये कम लगा तो आपको ये फोर्स लगाना
मतलब थोड़ा कम आपको लगाना पड़ेगा, और अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो ये आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि किसी चीज़ को खींचना आसान होता है एज़ कंपेयर टू धक्का देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि किसी भी चीज़ को खींचना आसान होता है एज़ कंपेयर टू धक्का देना, और उसका रीज़न ये है कि जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो कम होता है, और जब किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो ज़्यादा लग रहा होता है। बात समझ में आ गई? तो ये सॉल्यूशन था और यही तरीका है। तो हमारे हिसाब से जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का सी नंबर इम्पोर्टेंट है। ये मैथमेटिकल होता है, मैथमेटिकली आपको समझाया जाता है कि क्यों किसी चीज़ को खींचना आसान होता है एज़ कंपेयर टू धक्का देना। तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और हम कहाँ तक कर चुके हैं क्वेश्चन? हम क्वेश्चन कर चुके हैं 23, मतलब हमारा एक्सरसाइज अभी तक में एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे सर्कुलर मोशन के अलावा हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हमारा बचता है एडिशनल एक्सरसाइज और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे भी अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडिशनल एक्सरसाइज डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जाके लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे। मतलब हम जिस तरीके से इस चैप्टर को पढ़े हैं अब जाके उस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम आगे के लेक्चर्स में एडिशनल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर जब ये डिस्कस हो जाएगा तो आगे के चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, एक चीज़ और है, आप चाहें तो एक्सरसाइज को बाद में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर चाहें तो आप साथ में करते चलिए, लेकिन साथ में करते चलेंगे बहुत ही फ़ायदा है। लेकिन अगर बाद की बात छोड़ देंगे कि जैसे हम बाद में करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाता है इस चीज़ को करना, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि साथ ही में जितने क्वेश्चन हमने आपको बता दिए वो सारे क्वेश्चन आप डिस्कस करते चलिए, खुद से समझते चलिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करते चलिए, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम आज की सभा यहीं ख़त्म करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू। हाँ जी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट भी करिए, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो थैंक यू।